हरियाणा की सोनीपत में रहने वाली एक 13 साल की लड़की को 6 क्लास से ही बॉयफ्रेंड बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसने 7th क्लास में आते आते बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड चेंज कर दिए थे। यूँ मानो कि उसे लड़कों की लत लग चुकी थी, उसे बॉयफ्रेंड बनाने की लत लग चुकी थी। उस लड़की को नहीं पता था कि इस वजह से ही उसकी जान चली जाएगी। उसके साथ इतनी बुरी घटना होगी कि आसपास के लोग नहीं, पूरे सोनीपत को पता चल जाएगा कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। हे दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज हम बात करने वाले हैं सोनीपत की एक 13 साल की लड़की के बारे में। एमपी के टीकमगढ़ में एक परिवार रहता था जिसमें परिवार के मुखिया का नाम गंगाराम था। वहीं उसकी जो बीवी थी उसका नाम शोभा था। शोभा की इससे पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी। उस शादी में उसकी एक लड़की थी जिसका नाम नीतू था और शादी के बाद शोभा को गंगाराम से एक लड़का और एक लड़की हुई थी जिसमें लड़के का नाम ऋतिक था, वही लड़की का नाम आराध्या था। ये पूरा परिवार कुशल मंगल था, अच्छी तरह से रह रहा था। तभी कुछ टाइम आता है और गंगाराम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। उस गांव में जहां वो एमपी में टीकमगढ़ में रहता था वहां उसे काम मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से उसका घर भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। इसलिए गंगाराम और शोभा ने सोचा कि वो इस जगह को छोड़ करके कहीं और जगह जा करके शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर जा करके काम करे। ये दोनों ही टीकमगढ़ को छोड़ करके हरियाणा के सोनीपत में किराए का मकान लेकर के शिफ्ट हो जाते हैं। इनके साथ दोनों बेटा बेटी भी आ जाते हैं, आराध्या और ऋतिक। वहीं जो बड़ी लड़की नीतू थी जिसकी उम्र 13 साल थी, उसे अपने दादा दादी के वहाँ टीकमगढ़ में छोड़ दिया जाता है और ये चारों ही सोनीपत में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। अब गंगाराम का जो काम था वो था राजमिस्त्री का, वो घर बनाता था। इसी प्रकार से इनका परिवार अच्छे खासे चल रहा था। वहीं शोभा ने भी सोचा कि वो घर बैठे बैठे बोर होती है, इसलिए उसने गंगाराम को बोला कि वो उसके साथ चलेगी मजदूरी करने के लिए। अब ये दोनों ही एक साथ चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं और धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। बच्चे भी अच्छे खासे स्वस्थ रहते हैं। इसी बीच इन लोगों को काम करते करते 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। कुछ दिनों बाद शोभा गंगाराम को ये बोलती है कि उसे नीतू को भी यहाँ लेके आ जाना चाहिए। नीतू घर का काम कर लेगी और वो अपने काम पर चली जाएगी। गंगाराम शोभा की ये बात मान जाता है और नीतू को टीकमगढ़ से हरियाणा सोनीपत ले आते हैं। वो यहाँ पर एक स्कूल में उसको दाखिला करा देते हैं। अब नीतू की उम्र 14 साल हो चुकी थी और वो 6 क्लास से 7 क्लास में आने वाली थी। अप्रैल का महीना था। एक दिन उसने अपने पिता को किताब के लिए बोला कि उसे नई क्लास में जा रही है तो उसे किताब की ज़रूरत है, इसलिए वो उसे पैसे दे दे या फिर उसे वो किताबें दिला दे। इस पर नीतू के पिता गंगाराम ये बोलते हैं कि तू अकेली कहाँ जाएगी, या तो मैं तुझे किताबें ला के दे दूंगा या फिर तेरी माँ तुझे किताबें ला के दे देगी। इसी प्रकार से ये दोनों काम पे निकल जाते हैं। दोपहर का टाइम था। शोभा गंगाराम को ये बोलती है कि उसका काम अभी हो चुका है, वो अभी फ्री है, वो उसे पैसे दे दे ताकि वो नीतू की बुक ला सके। इस पर गंगाराम भी मान गया और गंगाराम ने शोभा को कुछ पैसे दिए और ये बोला कि दोपहर तक तुम वापस आ जाना। इसके बाद शोभा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि लड़की आराध्या और लड़का ऋतिक ही उस घर में था और नीतू वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इसके बाद वो दोनों से पूछती है कि नीतू कहाँ है। तब वो लोग बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि नीतू कहाँ है। इस पर शोभा घबरा जाती है। वो सोचती है कि नीतू घर पर ही होनी चाहिए, वो घर पे क्यों नहीं है। इस पर वो भाग करके छत पे जाती है कि कहीं छत पे नीतू तो नहीं है। वो जैसे ही छत पे जाती है उसके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी शोभा का मकान मालिक भी छत पे आ जाता है। वो जैसे ही छत पे आता है वो दृश्य देख करके बहुत चक्कर रह जाता है। उसके भी मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखता है कि छत पर नीतू बेहोश पड़ी है। इसके बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारे लोग मिल करके नीतू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर नीतू का चेकअप करता है और चेकअप में डॉक्टर नीतू को मृत घोषित करता है। इसके बाद नीतू की माँ शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जो उसके पिता गंगाराम है उसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसकी लड़की खत्म हो चुकी है। इसके बाद गंगाराम भी वो काम वाम छोड़ करके हॉस्पिटल आ जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि सुबह ही तो उसे हंसते खेलते हुए छोड़ के आए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी बेटी अब उनके बीच में नहीं रही। तभी कुछ लोग पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस डॉक्टर से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। डॉक्टर बताता है कि ये लोग जब हमारे पास इस लड़की को लेके आए थे तब ये लोग बोल रहे थे कि लड़की बेहोश थी। जब हमने चेकअप किया तो ये लड़की मरी हुई थी। अब पुलिस वाले नीतू के घर वाले से पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इस लड़की की मौत हो गई। पर उन दोनों का रो रो को इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि पुलिस वाले उनसे कुछ भी ना पूछ सके। थोड़ी देर बाद जब वो लोग शांत हुए तो पुलिस वाले उनके पास गए और पुलिस वालों ने पूछा कि नीतू के साथ क्या हुआ और नीतू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। नीतू के माता और पिता शोभा और गंगाराम दोनों ही चुप थे पुलिस के सामने। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इस पर पुलिस वालों ने ये बोला कि अगर या तो आप खुद कुछ बोल दो या फिर हम
हमारी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें। इस पर नीतू की माँ शोभा पुलिस वालों को ये बोलती है कि हमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमें किसी पर कोई शक नहीं है, जिसे जाना था वो जा चुका है, हम मजदूर लोग हैं, हम लोग अपना काम धंधा छोड़ करके पुलिस के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं और ना ही हम लोग इस चीज़ में फंसना चाहते हैं। इस पर पुलिस वालों ने भी ये सोचा कि ये लोग गरीब हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का कुछ भी परेशानी इनको हो, इसलिए पुलिस वाले भी मान जाते हैं। पर पुलिस वाले नीतू की फैमिली को ये बोलते हैं कि ये बात वो लिखित में उनको दे कि उनको अपनी बेटी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। तो गंगाराम और शोभा दोनों साइन कर देते हैं और ये बोलते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी और वो लोग पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहते हैं नीतू का। अब यहाँ तक तो ये कहानी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि गंगाराम की लड़की नीतू के साथ कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से शायद उसकी जान चली गई है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर पुलिस वाले को बुलाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। डॉक्टर पुलिस वाले के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से ये केस पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। डॉक्टर पुलिस वाले को ये बताता है कि मुझे लगता है कि शायद इस लड़की की नॉर्मल तरीके से हत्या नहीं हुई है, इसका मर्डर हुआ है और इसके मर्डर से पहले शायद इसके साथ हुआ है क्योंकि इसके शरीर पे चोट के निशान है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भले ही इसके घर वाले नहीं चाहते कि इस केस की अच्छे से पड़ताल हो, जांच हो कि नीतू की हत्या किस प्रकार हुई, पर फिर भी वो लोग इसकी तह तक जाएंगे। तभी कहीं से मीडिया वालों को ये खबर मिल जाती है और मीडिया वाले भी वहाँ पर लाइव रिपोर्ट करने लग जाते हैं। अब पुलिस वाले डॉक्टर को नीतू की पोस्टमार्टम के लिए बोलते हैं। देर रात 1 से 2 बजे के बीच में नीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर पुलिस वाले को ये बताते हैं कि इसका रेप तो नहीं हुआ पर इसकी हत्या हुई है। इसकी हत्या गला दबा करके हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सभी लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है कि नीतू की हत्या हुई है। वही लोग सोचते हैं कि आखिर कौन है जिसने नीतू की हत्या करी है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उस मकान मालिक से बात करती है जिस मकान में गंगाराम रह रहा था। मकान मालिक ने पुलिस वाले को ये बताया कि सुबह से लेकर घटना होने के टाइम तक कोई भी बाहर का व्यक्ति घर के अंदर नहीं आया था। वहीं कुछ लोग जो बाहर बैठे थे या फिर जो पड़ोस में थे उन्होंने भी यही बात। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं घर वालों पे शक था क्योंकि वो लोग ही नहीं चाहते थे कि इस केस की जांच हो। तभी पुलिस वाले गंगाराम और शोभा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। वहाँ उन लोगों से पूछताछ की जाती है, उनके साथ सख्ती से बात की जाती है। तभी वो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल गंगाराम और शोभा पुलिस वालों को ये बताते हैं कि उन लोगों ने ही नीतू की हत्या करी है। अब बड़ी बात यह है कि इन दोनों ने ही नीतू की हत्या क्यों करी है। शोभा नीतू की सगी माँ थी, फिर भी उसने उसकी हत्या क्यों करी। इस कहानी की शुरुआत हरियाणा सोनीपत से नहीं बल्कि जिस जगह गंगाराम और उसकी फैमिली पहले रहती थी, एमपी के टीकमगढ़, वहाँ से है। 1-1.5 साल पहले की बात है जब नीतू 13 साल की थी और वो 6th क्लास में थी। तभी से उसका एक लड़का बॉयफ्रेंड बन जाता है और वो उससे घंटों घंटों बातें करती रहती है। उसके दादा दादी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि नीतू इस प्रकार की किसी से बात करती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है। देखते ही देखते नीतू ने अपना एक बॉयफ्रेंड चेंज कर दिया और दूसरे लड़के से बात करने लग गई। वहीं दूसरे लड़के से छोड़ करके तीसरे लड़के से वो बात करने लग गई। उस 6th क्लास में ही 2-3 लड़के वो एक साथ डेट कर रही थी। इसके बाद गंगाराम और शोभा उसे अपने पास सोनीपत बुला लेते हैं। वो वहाँ से आने के बाद भी यहाँ के लड़कों से बात करने लगती थी। वहीं आस पड़ोस में 2-3 लड़के थे, उनसे भी वो बात करती थी। इसी प्रकार से एक दिन नीतू अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी एकदम से शोभा आ जाती है। शोभा ये सब देख करके परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इतनी छोटी सी उम्र में किस तरफ जा रही है। वहीं शोभा ये देखती है कि नीतू के पास फ़ोन कहाँ से आया। वो उसे मारती है, पीटती है और पूछती है कि तू ये क्या कर रही है, तेरी उम्र पढ़ाई की है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। और उसके बाद नीतू उससे माफ़ी मांग लेती है अपनी माँ से और वो ये सब चीज़ें छोड़ देती है। वहीं नीतू की माँ उससे फ़ोन ले लेती है। तभी थोड़े दिन बाद शोभा फिर से देखती है कि नीतू के पास अब एक दूसरा फ़ोन है और वो एक दूसरे लड़के से बात कर रही है। इस बीच शोभा ये बात गंगाराम को बताती है। गंगाराम और शोभा दोनों उसको समझाते हैं, पीटते हैं और वो इसी प्रकार से बोलती है कि वो अगली बार नहीं करेगी। ऐसे करते करते बहुत टाइम हो जाता है और उसकी माँ ने उसे बहुत बार पकड़ लिया। वही उसे पीटते थे और अब नीतू इस चीज़ की आदी हो गई थी। वो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। जब भी शोभा उसे पकड़ती थी तो वो बिल्कुल दादागिरी में उससे बात करती थी, डरती नहीं थी। वही गंगाराम अगर नीतू को कुछ बोलता तो नीतू पलट के ये जवाब देती है कि तुम मेरे रियल पिता नहीं हो, तो तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं मुझे कुछ बोलने का। और इस चीज़ से शोभा और गंगाराम बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी बीच इस घटना की एक दिन पहले की बात है जब नीतू अपने घर वालों के सामने ही लड़कों से बातें करने लगती थी। नीतू बहुत ज़्यादा चाहती थी, वो अपने फ़ोन को ऐसी जगह पर छुपा के रखती थी जिस जगह पर गंगाराम तो नहीं पर उसकी माँ उसे ढूंढ लेती थी और उसे पता चल जाता था कि उसने अब एक और लड़के से फ़ोन लिया है।
ये सब हरकतें देखते देखते अब नीतू उसके घर वालों के सामने ही बात करने लगती है। उसे अपने माता और पिता से किसी प्रकार का डर नहीं था, वो बिल्कुल निडर हो गई थी। वो दोनों अब जो भी कुछ बात बोलते थे उसे पलट कर जवाब देती थी। इस घटना के 2 दिन पहले की बात है, जब नीतू एक लड़के से बात कर रही होती है और वो अपने पिता और माता के सामने ही बात कर रही होती है। इस बीच नीतू के पिता और माता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गंगाराम और शोभा को, और वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये लड़की बिल्कुल हाथ से निकल गई है और ये अब हमारी नाक कटवा देगी, इसलिए अच्छा होगा कि हम इसे किसी तरह से मार दें, और इस तरह से मारे कि लोगों को ये ना लगे कि ये मर्डर है, एकदम नॉर्मल डेथ लगनी चाहिए। इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों ही नीतू को सोते हुए मार देंगे। इसके बाद वो दिन आता है जिस दिन ये घटना होने वाली थी। सुबह 7 बजे गंगाराम और शोभा उठ जाते हैं, पर नीतू अभी भी सो रही होती है। गंगाराम नीतू के रूम में जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। वहीं शोभा उसकी छाती पे चढ़ करके ज़ोर से उसका गला दबा देती है। इसके बाद थोड़ी ही देर में नीतू की सांसें थम जाती है और नीतू मर जाती है। इसके बाद वो दोनों नाश्ता करते हैं और अपने प्लान के हिसाब से वो दोनों ही काम पर चले जाते हैं। इसके बाद दिन में शोभा गंगाराम को ये बोलती है कि उसे नीतू की बुक लेनी है, इसके लिए उसे पैसे चाहिए, और वो उसी प्रकार से उससे पैसे ले करके वहाँ से आ जाती है, ताकि सब लोगों को ये लगे कि ये घर पर अब जा रही है। ये घटना तब हुई थी जब ये दोनों ही घर से बाहर थे, ये दोनों ही काम पर थे। इसके बाद वो घर पर जाती है और नीतू की लाश को छत पर छोड़ती है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। यही उन दोनों का प्लान था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वही झूठी एक्टिंग इन दोनों ने रोने की वहाँ पर भी करी थी। ये सब घटना देख करके पूरा पानीपत हिल गया कि एक माँ अपनी बेटी की हत्या कर सकती है इस मामले में। आपको क्या लगता है कि गंगाराम और शोभा ने अच्छा किया है अपनी बेटी के साथ ये करके? उसकी उम्र महज 13-14 साल की थी। माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो अपने माँ और पिता की बात नहीं मानती थी और वो लड़कों के चक्कर में पड़ गई थी। उसकी काउंसलिंग हो सकती थी, उसे समझाया भी जा सकता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप इस प्रकार की क्राइम स्टोरी देखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।